हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे आप लोग। सो बेटा, हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को पढ़ा था और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर पढ़ा था। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर हम लोग जो बात कर रहे थे तो वहां पे हमारा एक छोटा सा टॉपिक रह गया था कि अगर मान लो मेरे पास कोई भी जो लीजेंड्स हैं वो सारे लीजेंड्स अगर अलग अलग हो, डिफरेंट हो, 6 के 6 लीजेंड्स बिल्कुल अलग अलग हो, तो वहां पर टोटल नंबर ऑफ जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनने वाला है वो टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने बनेंगे बेटा? याद रखना है इस बात को कि 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनेंगे। ये ठीक उसी प्रकार से है जब हम लोगों ने स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में चारों लीजेंड्स अलग अलग लिए थे तो हमारे पास वहां पर टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म्स कितने बन रहे थे? 3 बन रहे थे। क्लियर है आप लोगों को? तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा बेटा, दैट इज द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या रहेगा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्लियर आप लोगों को? ज्योमेट्रिक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को समझने से पहले बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो अगर मैं आप लोगों से कहूं कि द कंपाउंड्स, टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दे हैव डिफरेंट ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज आर नोन एज द ऑप्टिकल आइसोमर्स एंड द फिनोमिना इज नोन एज द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्लियर है आप लोगों को? समझ में आया कि दो या दो से अधिक कंपाउंड्स वो हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन उनकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होने की वजह से उनको हम क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल आइसोमर्स बोलेंगे और उस पूरे फिनोमिना को हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का नाम देंगे। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को समझने के लिए हम लोग बेटा एक बात करते हैं। मान लो मेरे पास एक कंपाउंड है और वो कंपाउंड है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन और मैंने यहां पर बीच में बेटा एक मिरर लगा दिया है। क्लियर आप लोगों को? और मिरर लगाने के बाद अगर मैं इसकी मिरर इमेज देखता हूं तो अब मुझे यहां पर पहले कौन सा दिखेगा? आयोडीन दिखेगा, फिर ब्रोमीन दिखेगा और सबसे लास्ट में कौन दिखेगा? क्लोरीन दिखेगा। समझ में आया आप लोगों के? ठीक उसी प्रकार से है जैसे मेरा ये हाथ है, इस हाथ के अगर मैं यहाँ पे मिरर लगाता हूं तो इसकी मिरर इमेज मेरे इस हाथ के जैसी दिखाई देगी और इस मिरर इमेज को अगर मैं इसके ऊपर उठा के रखता हूं तो क्या ये इसको सुपर इंपोज करेगा? नहीं करेगा। पूरी तरह से ढक पाएगा? नहीं ढक पाएगा, कवर नहीं कर पाएगा। समझ में आई आप लोगों को? तो ठीक ये भी उसी प्रकार से अगर मैं इस मिरर इमेज को उठाकर इसके ऊपर रखता हूं तो ये इसको सुपर इंपोज नहीं करेगी और जब बेटा ये सुपर इंपोज नहीं करेगी तो उन कंपाउंड्स को हम लोग ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स बोलते हैं। कौन से कंपाउंड्स बोलते हैं? ऑप्टिकल एक्टिव। या मैं कहूं उन कंपाउंड्स को हम लोग कौन से कंपाउंड्स कहेंगे? कायरल कंपाउंड्स कहेंगे। कौन से कंपाउंड्स कहेंगे? कायरल। और पूरे फिनोमिना को हम लोग जानते हैं कायरलिटी। किसके नाम से? कायरलिटी के नाम से। क्लियर है? एक एग्जांपल और देखिए, अगर मान लो मेरे पास फ्लोरीन, 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 फ्लोरीन और अगर मैं इसको क्या करता हूं, मिरर इमेज देखता हूं तो बिल्कुल एज इट इज ऐसी ही आएगी। अरे बोलिए, ऐसी आएगी। तो अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर रखता हूं तो ये सुपर इंपोज करेगी और सुपर इंपोज करेगी तो ऑप्टिकल एक्टिव है या ऑप्टिकल इनएक्टिव? ये ऑप्टिकल इनएक्टिव कहलाएगा। समझ में आ गया? तो अगर मिरर इमेज सुपर इंपोज कर रही है तो ऑप्टिकल इनएक्टिव और नहीं कर रही है तो ऑप्टिकल एक्टिव या कायरल कंपाउंड्स कहलाएंगे। समझ में आ गया आप लोगों को? क्लियर है? अरे बोलिए, क्या है? क्लियर आप लोगों को? ओके। सो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मेनली दो प्रकार का होता है या दो पार्ट होते हैं इसके। एक होता है डेक्सोरोटेटरी नेचर का कंपाउंड कोई भी और दूसरा होता है लीवोरोटेटरी नेचर का। क्लियर है? एक होता है डेक्सोरोटेटरी और लीवोरोटेटरी। तो देखते हैं डेक्सोरोटेटरी क्या होता है और लीवोरोटेटरी क्या होता है, जरा देखते हैं हम लोग। मान लो मेरे पास कोई भी एक प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट है। क्या है बेटा? प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। एक कोई भी पोलराइज्ड लाइट है। कौन सी लाइट है बेटा? पोलराइज्ड लाइट। क्लियर आप लोगों को? अगर मैं इस प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को पास करता हूं किसी भी सॉल्यूशन के अंदर से, किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सॉल्यूशन बना लो, तो अगर ये प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट राइट हैंड साइड में डाइवर्ट हो जाती है या बेंड हो जाती है और अगर ये लेफ्ट हैंड साइड में, वो दोनों ऑप्शन है, तो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट अपोजिट डायरेक्शन में बेंड कर देता है ये सॉल्यूशन। क्लियर आप लोगों को? अगर ये क्या करता है, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को अगर मैं किसी सॉल्यूशन के अंदर देखता हूं तो डालता हूं तो पोलरीमीटर की हेल्प से हम लोग, पोलरीमीटर
की हेल्प से हम लोग देखते हैं कि प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट किस डायरेक्शन में बेंड हो गई, राइट हैंड साइड में या लेफ्ट हैंड साइड में। अगर वो राइट हैंड साइड में अगर बेंड हो जाती है तो बेटा हम लोग उसको बोलते हैं डेक्सोरोटेटरी नेचर का कंपाउंड होगा ये, डेक्सोरोटेटरी नेचर का। और अगर वो सॉल्यूशन उस प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट हैंड साइड पे रोटेट कर देता तो बेटा हम उसको बोलते हैं लीवोरोटेटरी नेचर का है। क्लियर है? तो आप लोगों को कोई भी जो कंपाउंड है वो क्या तो डेक्सो नेचर का मिलेगा या लीवो नेचर का मिलेगा। क्लियर है? अरे बोलिए, समझ में आ गया? तो आप लोगों से इस बात से पता चल गया कि ऑप्टिकल आइसोमर्स में जैसे हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सिस और ट्रांस की बात करते थे, यहां पर हम लोग डेक्सो और लीवो की बात करेंगे। क्लियर आप लोगों को? तो जरा समझिए, जो ये डेक्सोरोटेटरी और लीवोरोटेटरी कोई कंपाउंड है वो डेक्सो की फॉर्म में मिलता है और किसकी फॉर्म में मिलता है, लीवो की फॉर्म में मिलता है। अगर डेक्सो की फॉर्म में मिलेगा तो किसकी किधर बात करेगा, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को राइट हैंड साइड में डाइवर्ट कर देगा। लीवो की अगर बात करेंगे तो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट हैंड साइड में डाइवर्ट कर देगा। क्लियर आप लोगों को समझ में? इन दोनों को बेटा बोलते हैं एनेंसियोमर। क्या बोलते हैं बेटा इनको? एनेंसियोमर। क्या बोलते हैं बेटा इनको? एनेंसियोमर। और पूरे फिनोमिना को बेटा हम लोग बोलते हैं एनेंसियोमॉर्फिज्म। एनेंसियोमॉर्फिज्म। क्लियर आप लोगों को समझ में आया? अरे समझ में आया नहीं आया? प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, बेटा ये प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, जिसकी एक डायरेक्शन हो, सिंगल डायरेक्शन। ठीक है? ये कैसे प्रोड्यूस होगी? मान लो मेरे पास कोई भी एक बल्ब है, तो आप देखते हो बल्ब की रोशनी चारों तरफ मिलती है हम लोगों को देखने के लिए, तो उसको हम बोलेंगे बेटा अनपोलराइज्ड लाइट। क्या बोलेंगे उसको हम? अनपोलराइज्ड लाइट। और अनपोलराइज्ड लाइट को अगर मैं निकोल्स प्रिज्म के अंदर से पास करता हूं तो बेटा वो किस में बन जाती है? पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट हो जाती है। समझ में आई आप लोगों को? किस में कन्वर्ट हो जाती है? पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट हो जाती है। समझ में आई आप लोगों को बात? अब बात करते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 6 है, वहां पर कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जो हम लोगों को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। तो बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में वो कंपाउंड्स जिनके अंदर बाइडेंटेट या डाइडेंटेट लीजेंड्स प्रेजेंट होते हैं वो सभी हमको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। क्लियर है? पहला एग्जांपल ले रहा हूं MAA थ्राइस। ये कोऑर्डिनेशन ए का मतलब मैं लास्ट क्लास में बोल चुका था कि ये एक डाइडेंटेट लीजेंड है जिसके पास सेम डोनर एटम है। क्लियर है? तो अगर मैं इसका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बनाता हूं, क्लियर आप लोगों को, तो ए और ए। क्लियर आप लोगों को समझ में आया? अब इसकी आप मिरर इमेज बनाओ। इसकी मिरर इमेज बनाएंगे तो कैसे बनेगी? एम, अरे बोलो, ये ए एज इट इज दिखाई देंगे अपने को इस साइड, ये किधर दिखाई देंगे? इधर, ये किधर दिखाई देंगे? इधर। क्लियर आप लोगों को समझ में? ऐसी बनेगी। इसको उठा के देखो, इसके ऊपर रखो, क्या ये सुपर इंपोज करेगी? नहीं करेगी। तो इसका मतलब ये कंपाउंड कैसा कंपाउंड है? ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है। क्या है बेटा? ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है, या मैं कहूं कैसा कंपाउंड है? कायरल कंपाउंड है। तो अगर ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है तो एक डेक्सोरोटेटरी नेचर का होगा और दूसरा बेटा लीवोरोटेटरी, लीवो नेचर का होगा। समझ में आ गया आप लोगों को? तो इस प्रकार से ये हमारे को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दे हैव डिफरेंट ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, मींस ये डेक्सोरोटेटरी नेचर का है, ये लीवोरोटेटरी नेचर का है। तो इस प्रकार से हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को एक्सप्लेन कर सकते हैं। समझ में आई? एक दूसरा एग्जांपल जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का है, दैट इज द MAA ट्वाइस B2। इस तरह का कोई एग्जांपल ले लेता हूं मैं। इसका एग्जांपल अगर आप लोग लो तो M या CO EN थ्राइस 3 पॉजिटिव, ये ले सकते हो आप लोग। तो 3 डाइडेंटेट लीजेंड्स होंगे, अरेंज कर लोगे। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं कौन से टाइप का? MAA to B2 टाइप का। तो जरा इसके स्ट्रक्चर बनाते हैं बेटा। अब A B B, इट इज नोन एज ट्रांस। पढ़ के आए हो? ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। इसका एक सिस भी बन सकता है, देखिए जैसे कैसे M A B B। अरे बोलो, बन गया? ये क्या बन गया? सिस बन गया। अब जरा ध्यान से देखिए, ट्रांस ज्योमेट्रिकल जो आइसोमेरिज्म था, इसकी मिरर इमेज बना के देखो।
तो आप लोग इसकी जब मिरर इमेज बनाओगे तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसी ही बनेगी रियल इमेज की जैसी। बोलो भाई, अरे ऐसी बनी, ऐसी बनी, बताओ। और ऐसी बनी तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को सुपर इंपोज करेंगे, और सुपर इंपोज अगर करते हैं तो ये क्या ऑप्टिकल एक्टिव कहलाएंगे? नहीं, ये क्या कहलाएंगे बेटा? ऑप्टिकल इनएक्टिव। तो बेटा एक बात यहां पर तैयार होती है, यार ध्यान रखने वाली बात है कि MAA2B2 टाइप के कंपाउंड्स के अंदर हम लोगों का जो ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उनकी मिरर इमेज एक दूसरे को कंप्लीटली क्या कर लेती हैं? सुपर इंपोज कर लेती हैं। लेकिन अगर मैं वहीं पर सिस की बात करूं तो सिस आप लोगों के सामने ये है, इसकी मिरर इमेज बनाएंगे हम लोग। तो देखो अब बी इस साइड आ जाएगा, बी और ए और ए। क्लियर आप लोगों को? समझ में आई? तो अब ये मिरर इमेज इसको सुपर इंपोज कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। तो सुपर इंपोज नहीं करेगी तो ये कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है, और ऑप्टिकल एक्टिव है तो कायरल भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब एक कैसे नेचर का होगा? डेक्सोरोटेटरी का, और दूसरा कैसे नेचर का होगा बेटा? लीवोरोटेटरी नेचर का। क्लियर है आप लोगों को? समझ में आई यहां तक की बातें? क्लियर है? कोई बच्चा किसी को समस्या हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि सर ये चीज समझ में नहीं आई आप लोगों को। सो आप लोगों को सिर्फ ये देखना है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में कि क्या मिरर इमेज एक दूसरे को सुपर इंपोज कर रही है या नहीं कर रही है। समझ में आ गई? अगर कर रही है तो ऑप्टिकल इनएक्टिव, नहीं कर रही तो ऑप्टिकल एक्टिव। अब ऑप्टिकल एक्टिव है तो क्या तो डेक्सोरोटेटरी नेचर का होगा या लीवोरोटेटरी नेचर का होगा। क्लियर है आप लोगों को? समझ में आ गई? डेक्सो क्या होता है मैं ये भी बता चुका हूं, जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को क्या करेगा बेटा? राइट हैंड साइड में डाइवर्ट करेगा, बेंड करेगा। या अगर प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट हैंड साइड में करता है तो क्या कहलाएगा बेटा? लीवोरोटेटरी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लीवोरोटेटरी कहलाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट टाइप का आइसोमेरिज्म जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 6 में मिलता है अपने को। सो नेक्स्ट है MAA2B2C2 टाइप का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्लियर आप लोगों को? तो जरा समझिए इस बात को। MAA2B2C2 मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रा करता हूं बेटा, ठीक है? तो ये हम बना लेते हैं, ए लिख लेता हूं, यहां पर भी ए लिख लेता हूं, बी लिख लेता हूं, यहां पर भी बी लिख लेता हूं, यहां पर सी लिख लेता हूं और यहां पर भी सी लिख लेता हूं। इसकी अब हम लोग मिरर इमेज बनाते हैं। मिरर इमेज कैसी बनेगी बताओ बेटा? जो चीज इधर लिखी है वो इधर लिखी जाएगी। अब बोलो बी इधर लिखी गई, और ये कहां, सॉरी उल्टा लिख दिया, सॉरी बी सी ए और ए, इस प्रकार। क्लियर है? तो क्या ये मिरर इमेज इसको सुपर इंपोज करेगी? नहीं कर पाएगी। तो ये कंपाउंड भी क्या कहलाएगा बेटा? ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स कहलाएंगे। कौन से कहलाएंगे? ऑप्टिकल एक्टिव। अब ऑप्टिकल एक्टिव है तो एक कौन से नेचर का होगा? डेक्सो नेचर का होगा, और दूसरा क्या होगा? लीवो नेचर का होगा। क्लियर आप लोगों को? समझ में आ गई? समझ में आ गई आप लोगों को? तो कॉमनली यहां पर ध्यान देने की बात क्या थी कि हमने पहले पढ़ा था MAA थ्राइस, दूसरा पढ़ा था MAA ट्वाइस B2, या इसमें ये भी हो सकता है MAA ट्वाइस BC। क्लियर है? और तीसरा पढ़ा था MAA B2C2। ये तीन तरह के हम लोगों को ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो, ज्योमेट्रिकल नहीं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो खास ध्यान देने वाली बात क्या थी कि सभी के अंदर एक डाइडेंटेट लीजेंड था। तो जिन कंपाउंड्स में चाहे एक हो, चाहे दो हो, चाहे तीन हो, डाइडेंटेट लीजेंड्स प्रेजेंट होंगे, वो सभी कंपाउंड्स आप लोगों को ऑप्टिकल आइसोमर शो करेंगे। क्लियर है आप लोगों को? क्लियर है? समझ में आई आप लोगों को? तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम लोग पढ़ चुके हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हम लोग पढ़ चुके हैं कि ऑप्टिकल आइसोमर क्या होता है और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हम लोग डेक्सोरोटेटरी और लीवोरोटेटरी की बात करेंगे, वहीं पर हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में ट्रांस और सिस की बात करेंगे। क्लियर है? अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग? क्लियर है सभी को? ध्यान देने के योग्य बातें हैं बेटा, प्लीज इनको ध्यान से पढ़िएगा। बहुत से बच्चे इनमें कंफ्यूज होते हैं और पक्का एक स्ट्रक्चर इनके अंदर से आता है कि आप उसके टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बताइए और उसका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बताइए, कितने होंगे उसके। क्लियर है आप लोगों को? या टोटल आइसोमर्स भी पूछ सकता है, मतलब ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल्स दोनों की बात कर सकता है आप लोगों के साथ। क्लियर है? सभी को समझ में आया होगा? ओके, सो नेक्स्ट हम लोगों के पास जो टॉपिक रहेगा वो रहेगी कुछ थ्योरीज, देखते हैं। सो नेक्स्ट हम लोगों के पास है वर्नर्स थ्योरी।
जरा समझते हैं बेटा। वर्नर साइंटिस्ट सबसे पहले केमिस्ट थे जिन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में बॉन्डिंग पैटर्न को समझाने की कोशिश की। क्लियर है, लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशंस थी, वो बाद में बात करेंगे क्या लिमिटेशंस थी, और उन लिमिटेशंस को दूर करने के लिए और भी थ्योरी आई, जैसे बीबीटी आई, सीएफटी आई, एलएफटी आई, एमओटीज आई। क्लियर है, तो बाद की बातें करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि वर्नर ने बॉन्डिंग पैटर्न को समझाने के लिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में क्या बात की। उसने क्या किया, एक कंपाउंड लिया और वो कंपाउंड था बेटा मेरे पास COCl3, और उसकी रिएक्शन उसने किसके साथ की, अमोनिया के साथ। तो उसने देखा उसके पास लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स मिले, और वो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स क्या थे, CO, ये NH3 यहां पर बेटा एक्सेस में है, NH3 6 Cl3, CO NH3 5 Cl, Cl2 CO NH3 4 Cl2 Cl, CO NH3 thrice Cl thrice डॉट 3 NH3। क्लियर आप लोगों को? इस प्रकार से आप लोगों को ये कंपाउंड्स यहां पर देखने को, मतलब वर्नर्स को ये कंपाउंड्स यहां पर देखने को मिले। अब उनको ये क्या क्या किया उन्होंने यहां पर देखा कि जो हर कंपाउंड है उस हर कंपाउंड का कलर अलग है। क्या है बेटा, कलर अलग है। क्लियर है, उसने यहां पर देखा कि हर कंपाउंड की कंडक्टिविटी अलग है। कब कंडक्टिविटी को कब देखा, जब उन्होंने यहां पर AgNO3 की रिएक्शन करवा के देखी, या उसके अंदर AgNO3 डाल के देखा। ये कंफर्म हुआ कब हुआ, जब AgNO3 डाला। कैसे कंफर्म हुआ, जरा देखते हैं। अगर मैं मान लो इस कंपाउंड के अंदर AgNO3 डालता हूं, तो बेटा ये कंपाउंड जो बाहर काउंटर आयन थे वो कंपाउंड्स इजीली इसके साथ प्रेसिपिटेट्स बना रहे थे, AgCl के प्रेसिपिटेट्स बना रहे। तो यहां पर कितने मोल्स बनेंगे AgCl के प्रेसिपिटेट्स के, 3 मोल बनेंगे, क्योंकि 3 क्लोराइड है। यहां पर कितने बनेंगे बेटा AgCl के, 2 AgCl के मोल्स बनेंगे। यहां पर कितना बनेगा, 1 AgCl का मोल बनेगा। और यहां पर कितने बनेंगे, यहां पर AgCl प्रेसिपिटेट की फॉर्म में आएगा ही नहीं, 0। समझ में आ गया आप लोगों को बात? क्लियर है। तो AgCl के जब इतने मोल्स डाले तो उसने ये कंफर्म किया कि उसने देखा कि AgCl यहां पर 3 मोल बाहर निकल रहे, यहां पर 2, यहां पर 1, यहां पर 0। तो उसने ये कंफर्म किया कि बाहर जो आयंस है ना वो वेरी कर रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, बाहर जो क्लोराइड आयंस है। क्लियर है। अच्छा, दूसरी बात, उसने यहां पर एक बात तो ये कंफर्म की कि यहां पर क्लोराइड आयंस जो है वो क्या है, चेंज हो रहे हैं, अलग अलग है। दूसरी बात ये कंफर्म की कि यहां पर जो क्लोराइड आयंस की जो प्रॉपर्टीज थी वो तो हम लोगों को दिखाई दे रही थी जब हम लोगों ने AgNO3 डाला, लेकिन कुछ क्लोराइड इस स्क्वायर ब्रैकेट में लिखे हुए कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर भी हैं। क्लियर आप लोगों को? लेकिन वो क्लोराइड अब यहां पर अपनी प्रॉपर्टीज को शो नहीं कर रही। अब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर AgNO3 डालूंगा तो ये क्लोराइड आयन यहां पर क्यों प्रेसिपिटेट नहीं बना रहे, ओनली यही क्लोरीन क्यों बना रहा है ना? तो इसका मतलब उसने ये कहा कि जो कंपाउंड्स यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए हैं वो अपनी आयोनाइजेबल प्रॉपर्टीज को लॉस कर देते हैं, आयोनाइज होने की प्रॉपर्टीज को क्या कर देते हैं, लॉस कर देते हैं। मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो चीज लिखी हुई है उनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग होगी NH3 से और क्लोरीन से। क्लियर है आप लोगों को? समझ में आई आप लोगों को बात? क्लियर है। तो ये उसने 2 मेन डाटा निकाले कि कुछ क्लोराइड आयंस बाहर है एज काउंटर आयन, जो हम लोग पढ़ चुके हैं, और कुछ क्लोराइड आयन इसके अंदर है, लेकिन वो क्लोराइड आयन अपनी प्रॉपर्टीज को शो नहीं कर रहे हैं। क्लियर आप लोगों को? इस बात से उसने कंफर्म हुआ, और इस प्रकार से उन्होंने कॉम्प्लेक्स देखे। तो उनकी कंडक्टिविटी की बात की, तो आप लोग देखोगे यहां पर कितने टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हैं, यहां पर टोटल नंबर ऑफ आयंस देखिए, टोटल नंबर ऑफ आयंस इसमें कितने होंगे, जब ये बेटा आयोनाइज होगा तो बेटा यहां पर कितना मिलेगा, 3 पॉजिटिव प्लस 3 Cl नेगेटिव, तो 3 तो नेगेटिव चार्ज और 1 पूरे पर पॉजिटिव चार्ज, तो टोटल कितने आयन, 4 आयन। इसमें टोटल कितने मिलेंगे, 3, इसमें टोटल कितने मिलेंगे, 2, और इसमें टोटल कितना मिलेगा, 1 भी नहीं मिलेगा, 0 मिलेगा, क्योंकि ये डिसोसिएटिव होगा, न्यूट्रल है। क्लियर आप लोगों को? समझ में आई आप लोगों को? तो अब देखो नंबर ऑफ आयंस यहां पर ज्यादा है तो इसकी कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, फिर इसकी फिर थोड़ी कम, और इसकी बिल्कुल कंडक्टिविटी ये शो करेगा ही नहीं।
तो कुछ इस प्रकार से उसने अपना पैटर्न बनाया और इस प्रकार से सब बातें की। क्लियर है? कलर की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो येलो, पर्पल, वॉयलेट और ग्रीन। इसका येलो कलर बताया उसने, पर्पल, वॉयलेट और ग्रीन कलर हम लोगों को बताया। तो कलर भी डिफरेंट थे, कंडक्टिविटी भी डिफरेंट थी। कंडक्टिविटी डिफरेंट क्यों थी? क्योंकि सभी के अंदर नंबर ऑफ आयोनाइजेबल आयंस क्या होंगे? अलग अलग होंगे, और आयंस जितने ज्यादा होंगे उसकी कंडक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। क्लियर आप लोगों को? समझ में आई आप लोगों को बात? अब दूसरा, कितने मोल्स NaCl के बाहर बनेंगे? जितने सर आयोनाइजेबल आयंस होंगे। अरे बोलो, यही तो होगा। क्लियर है? तो इन सब बातों को देखकर उसने क्या कंक्लूड किया? कंक्लूड क्या किया कि यहां पर कोई भी सेंट्रल मेटल है, उस सेंट्रल मेटल के पास दो तरह की वैलेंसी होती है। कौन कौन सी? एक प्राइमरी वैलेंसी, दूसरी सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल नेचर की होती है और ये नॉन आयोनाइजेबल नेचर की होती है। बाद में फर्दर स्टडी हुई तो पता चला प्राइमरी वैलेंसी को हम लोग ट्रीट करते हैं एज द ऑक्सीडेशन स्टेट और सेकेंडरी वैलेंसी को हम लोग ट्रीट करते हैं एज द कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर आप लोगों को? तो जब भी प्राइमरी वैलेंसी की बात करेंगे तो हम किसकी बात करेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट की। जब भी सेकेंडरी वैलेंसी की बात करेंगे तो यहां पर क्या रहेगा? कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करेंगे। अब फर्दर ध्यान देने वाली ये बात थी कि सभी कंपाउंड्स के अंदर आप लोग देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट वो सभी के अंदर +3 मिलेगी और सभी के अंदर कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर आप लोगों को कितना देखने को मिलेगा? 6। तो इसका मतलब ये बात हमें कंफर्म हुई कि हर मेटल के पास टेंडेंसी होती है कि वो प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों से सेटिस्फाई हो। क्लियर? अपने आप को सेटिस्फाई कर लेती है प्राइमरी वैलेंसी से और सेकेंडरी वैलेंसी से, भले ही आयोनाइजेबल आयन सभी में डिफरेंट है। क्लियर है? दो बातें हुई, एक प्राइमरी वैलेंसी की, एक सेकेंडरी वैलेंसी की, और तीसरी बात क्या कही कि ईच एंड एवरी मेटल्स अपने आप के पास, उनके पास टेंडेंसी होती है अपने आप को एडजस्ट करने की टुवर्ड्स देयर प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। क्लियर आप लोगों को? तो ये कुछ वर्नर थ्योरी के कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म के ऊपर ये ऑब्जर्वेशंस निकली थी, जिसने उसने अपने पोस्टुलेट्स के अंदर बताया था, वर्नर पोस्टुलेट्स के अंदर कि प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, एंड ईच एंड एवरी मेटल आयन हैव टेंडेंसी टू attain the primary valency as well as secondary valency। क्लियर? आप लोगों को एडजस्ट कर लेती हो अपनी प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी के अकॉर्डिंग। जरा समझते हैं आगे की बातें और चलते हैं आगे की तरफ। सो नंबर ऑफ आयंस आप लोगों को इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। देखिए, when it will dissolve in water या when it dissolve in aqueous solution then it will dissociate into ions। और मैं आप लोगों को बता चुका था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कभी भी डिसोशिएट नहीं होते हैं, ओनली काउंटर आयंस टूटेंगे। तो यहाँ पर 3 क्लोराइड आयंस थे तो इट विल डिसोशिएट लाइक दिस, है ना? इसमें अगर 2 क्लोराइड है, क्लोरीन है, तो यहाँ पर 2 क्लोराइड, यहाँ पर 1 क्लोराइड। क्लियर है? तो टोटल नंबर ऑफ आयंस आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। यहाँ पर कितने होंगे बेटा? 3 और 1 4। इस पर कितने होंगे बेटा? बोलिए 3। यहाँ पर कितने होंगे? 2। और यहाँ पर कितना होगा? 0। और जब नंबर ऑफ आयंस आप लोगों के सामने यहाँ पर अलग अलग है तो कंडक्टिविटी भी अलग अलग होगी। क्लियर है? उसके बाद ये जो इसमें बात की वर्णन ने वो हमें बताया कि हम लोग सेकेंडरी वैलेंसी और प्राइमरी वैलेंसी को अरेंज कर सकते हैं इन देयर पॉलीहेड्रा, उनकी ज्योमेट्रीज के अंदर। ठीक है? तो मैं बात करता हूं, सबसे पहली बात करेंगे CO, और जो सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा उनको हम लोग सॉलिड लाइन से शो कर रहा हूं मैं। तो हमारे पास सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कौन कर रही है? अमोनिया कर रही है। 6 की 6 वैलेंस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना रहे हैं या बॉन्ड बना रहा है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। क्लियर आप लोगों को? तो ये जो लाइन शो कर रही है किसको शो कर रही है? कोऑर्डिनेशन नंबर को शो कर रही है। वहीं पर आपके पास देखोगे जो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रही है, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 की बात कर रही है, वो कौन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल? क्लोरीन है। क्लोरीन है रिस्पॉन्सिबल। तो इसका मतलब यहां पर जो मैं डॉटेड लाइन शो करूंगा वो सेटिस्फाई करेगी किसको? बोलिए बेटा, प्राइमरी वैलेंसी को। क्लियर आप लोगों को? तो इस प्रकार से इसका पॉलीहेड्रा बनता है। क्लियर है? सेकंड कंपाउंड में बात करते हैं उसका भी पॉलीहेड्रा उन्होंने हमें बताया। अब इसमें कितने NH3 हैं जो कोऑर्डिनेशन का काम कर रहे हैं? 5। कोऑर्डिनेशन नंबर को 5 NH3 सेटिस्फाई कर रहे हैं। वहीं पर एक क्लोरीन है जो
कोऑर्डिनेशन नंबर को भी सेटिस्फाई कर रहा है और साथ ही साथ आप लोगों के लिए उसकी प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो बाकी जो दो क्लोरीन्स हैं वो डॉटेड लाइन से, लेकिन ये वाला जो क्लोरीन है इसको हम दोनों लाइन से शो करेंगे, डॉटेड एज वेल एज सॉलिड लाइन से। व्हाई? बिकॉज दिस क्लोरीन बिहेव एज सेकेंडरी वैलेंसी एज वेल एज प्राइमरी वैलेंसी, मींस ये सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा है और प्राइमरी वैलेंसी को। इन नेक्स्ट कंपाउंड CO, यहां पर कितने NH3 हैं? 4 हैं। तो 4 जो NH3 है वो तो अपने कोऑर्डिनेशन नंबर को सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। वहीं पर 2 क्लोरीन है, वो क्या कर रहे हैं अपने को बताइए, वो 2 क्लोरीन क्या कर रहे हैं? वो 2 क्लोरीन अपनी प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं एज वेल एज अपनी सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्लियर आप लोगों को? तो ये जो 2 क्लोरीन्स मैंने लिखे हैं ये दोनों प्राइमरी वैलेंसी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी। व्हाई आई एम सेइंग सेकेंडरी वैलेंसी? बिकॉज़ कोऑर्डिनेशन नंबर तो कोबाल्ट का 6 ही रहेगा, तो 6 के लिए क्लोरीन्स भी पार्टिसिपेट करेंगे और ऑक्सीडेशन स्टेट +3 रहेगी तो ये क्लोरीन पार्टिसिपेट करेंगे यहां पर। क्लियर आप लोगों को? नेक्स्ट केस के अंदर क्या है? CO, 3 NH3 हैं। क्लियर आप लोगों को? और वो 3 NH3 क्या कर रहे हैं? सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। वहीं पर 3 क्लोरीन है वो सेकेंडरी एज वेल एज प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्लियर आप लोगों को? तो इस प्रकार से उन्होंने हमें उनके स्ट्रक्चर, इनके पॉलीहेड्रा के बारे में भी बताया कि प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी कैसे हम लोग इनको एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर आप लोगों को? यहां तक की बात सभी को समझ में आई? तो अगर ये समझ में आई तो हम लोग इसके ऊपर एक क्वेश्चंस करते हैं, आप लोगों को मुझे उसके आंसर बताने हैं। ओके, सो मेरे पास एक क्वेश्चन है बेटा और इसको आपको वर्नर थ्योरी के बेस पर एक्सप्लेन करना है। आप लोगों को ये कुछ कंपोजिशंस दी हुई है, इन कंपोजिशंस के बेस पे आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए इसका एक फॉर्मूला ड्रा करना है, फॉर्मूला बनाना है। क्लियर है? जहां पर आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों सेटिस्फाइड होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू वर्नर। बिकॉज वर्नर ने कहा था कि हमारे पास जो मेटल्स होंगी वो मेटल्स क्या करेंगे, उनके पास टेंडेंसी होगी दोनों वैलेंसीज को सेटिस्फाई करने की। क्लियर है? तो बेटा इसका जो बात देखते हैं तो इसका पहला कंपाउंड क्या बनेगा? PT, NH3 और Cl4। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 है। क्लियर आप लोगों को? मैं यहां पर एक कॉलम और बना देता हूं, कोऑर्डिनेशन नंबर का और ऑक्सीडेशन स्टेट का, और फिर यहां पर आप लोगों के नंबर ऑफ आयंस। ये 3 सभी कॉलम्स आप लोगों को फिलअप करने हैं। ठीक है? सो देखते हैं। तो ये कंपाउंड हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका बेटा कितना? 6। NH3 0 होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कितनी होगी? +4। निकालने सिखा चुका हूं। नेक्स्ट PT, NH3 5, Cl3। नेक्स्ट PT, NH3 4, Cl2। नेक्स्ट PT, NH thrice, Cl thrice, Cl, और लास्ट NH3 twice, Cl4। ये हमारे पास कंपाउंड्स है। 5 और 1 6, 4 2 6, 3 3 6, 2 और 4 6। सभी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बेटा? 6। मतलब सभी कंपाउंड सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, -3 -1 प्लस का 4, -2 उधर जाएगा फिर प्लस का 4, -3 -1 उधर जाएगा फिर प्लस का 4, -4 तो उधर जाएंगे सीधा किसका हो जाएगा? +4। क्लियर है? तो सभी की प्राइमरी वैलेंसी भी सेटिस्फाइड है, सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लैटिनम की यहां पर सेम है। क्लियर है? अब नंबर ऑफ आयंस, व्हेन इट विल डिसोसिएट इनटू आयंस तो इट विल रिलीज कितने आयंस? 4 तो ये और एक इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा, तो टोटल कितने आयंस बेटा? 5। अरे समझ में नहीं आया क्या? PT NH3 it will dissociate, then it will release 4 positive plus 4 Cl negative। ऐसे तो टूटेगा। नेक्स्ट कैसे टूटेगा? PT NH3 5 Cl, ऊपर बेटा 3 पॉजिटिव, बाहर कितने? 3 Cl नेगेटिव। नेक्स्ट PT NH3 4 Cl2, और बाहर भी Cl2, तो ये कैसे टूटेगा? +2 क्लोरीन नेगेटिव। नेक्स्ट कैसे टूटेगा? PT NH3 थ्राइस Cl थ्राइस, और बाहर एक है तो पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव।
तो टोटल नंबर ऑफ आयंस आप लोग देखिए यहाँ पर 4 और एक पॉजिटिव, देखो 4 तो नेगेटिव, एक पॉजिटिव, टोटल कितने 5, इसमें कितने 4, इसमें कितने 3, इसमें कितने 2 और इसमें कितने 0, क्योंकि यहाँ बाहर तो कोई काउंटर आयन है ही नहीं, ये डिसोसिएट नहीं होगा। क्लियर आप लोगों को? तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर नंबर ऑफ आयंस की भी बात की। अब बात करते हैं कि अगर मैं इसके अंदर AgNO3 डालता हूँ, इन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर AgNO3 डालता हूँ, तो AgCl के यहां से कितने मोल्स निकलेंगे? भाई बाहर जो आयोनाइजेबल वैलेंसी वही तो निकलेगी, तो यहां पर कितने मोल्स निकलेंगे? 4 मोल AgCl के निकलेंगे। यहां से कितने? 3 AgCl के। यहां से कितने? 2 AgCl के। यहां से कितना? ओनली 1 AgCl का। और यहां से कोई भी AgCl के मोल्स बाहर नहीं निकलेंगे। तो इस प्रकार से आप लोगों के पास ये क्वेश्चन आएगा और आप लोगों को सोल्व करना है। पूछेगा कितने AgCl मोल्स निकलेंगे, कितना क्या होगा, ये सब बातें आप लोगों को बता देनी चाहिए। अभी एक एग्जांपल और करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे की तरफ। मेरे पास अभी ये 2 क्वेश्चन है बेटा आप लोगों के लिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन था कि ये कंपोजिशन दी हुई है मुझे, ठीक है, और इन कंपोजिशन से आपको एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला बनाना है। उन कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला जो कंपाउंड होगी उनका कलर भी दिया हुआ है, वॉयलेट, लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन, ठीक है। और जब वो आप लोग कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला बनाओगे किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का इन कंपोजिशंस की हेल्प से, तो एक में 3 क्लोराइड आयन बाहर होने चाहिए, एक में 2 क्लोराइड आयन और 1 क्लोराइड आयन बाहर निकलने चाहिए जब हम उनको एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व करेंगे, उनका एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे। क्लियर है? तो आप लोग देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या बनेगा? CrH2O6 और बाहर कितने आयन होंगे बताओ? किसने कितना पूछा? 3 आयन, तो इसमें कितने Cl3 लिखने पड़ेंगे? 3। अरे बोलो, इसके लिए कितना लिखना पड़ेगा? CrH2O5Cl और बाहर कितने? Cl2। इसका कंपाउंड क्या होगा? CrH2O4Cl2 और बाहर एक Cl। तो यही तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा, क्योंकि इसने कहा है कि 3 क्लोराइड आयन दिखने चाहिए, 2 क्लोराइड आयन दिखना चाहिए और 1 क्लोराइड। तो देखो 3 निकल रहा है, 2 निकल रहा है और 1 निकल रहा है। क्लियर आप लोगों को? समझ में आई आप लोगों को बात? नेक्स्ट है एक क्वेश्चन और है कि मुझे कंपोजिशन दी हुई है, इस कंपोजिशन के अंदर एक फॉर्मूला बनेगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा। उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर अगर मैं AgNO3 डालता हूं, तो आपको पता है Cl है, तो AgCl के प्रेसिपिटेट्स बाहर निकलेंगे। तो ये कह रहा है कि उसके 2 AgCl के 2 मोल्स ऑफ AgCl के प्रेसिपिटेट बाहर निकलने चाहिए, कंपाउंड का फॉर्मूला बताइए। तो क्या हो जाएगा? PdNH3 बेटा कितने अपने पास? बोलिए 4 और Cl2। भाई जब Cl2 बाहर होंगे AgNO3 डालेंगे तो यही 2 मोल्स निकालेंगे। अरे क्लियर है? नेक्स्ट इसमें भी 2 निकलने चाहिए, तो NiH2O कितना अपने पास? 6 और Cl2 कितने हो जाएंगे बेटा बाहर? 2। इसमें एक भी नहीं निकलना चाहिए, मतलब आप लोग देखिए क्या बनेगा? PtCl4 और HCl कितने हैं? 2। कोई क्लोराइड बाहर है ही नहीं, तो कोई क्लोराइड बाहर नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी वहां से AgCl का प्रेसिपिटेट बाहर नहीं निकलेगा। नेक्स्ट इसमें देखिए, इसमें एक निकलना चाहिए, एक निकलना चाहिए, तो क्या होगा? CO Cl2 NH3 कितने? 4 और 1 Cl हम रख सकते हैं। नेक्स्ट 0, तो इसमें क्या निकलेगा? PtCl2 और NH3 भी कितने? 2। बाहर कोई क्लोरीन नहीं है तो कोई भी AgCl का प्रेसिपिटेट बाहर नहीं निकलेगा। कब? जब हम AgNO3 इसके अंदर डालेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक है बेटा इसका लिमिटेशन ऑफ वर्नर थ्योरी। अब इतनी बातें हमने वर्नर थ्योरी ने बताई कि प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, हम किस प्रकार से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर सकते हैं। क्लियर आप लोगों को? उसके बाद इस बावजूद भी इसकी कुछ लिमिटेशंस थी। ये हम लोगों को परफेक्ट बॉन्डिंग के बारे में नहीं बता पाया था कि ज्यादातर कंपाउंड्स जो होते हैं वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाते हैं, या जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो लगभग सभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाते हैं। ऐसा क्यों होता है तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। क्लियर आप लोगों को? कि हर कंपाउंड की ज्योमेट्री ऐसी होती है, टेट्राहेड्रल होती है, ऑक्टाहेड्रल होती है, स्क्वायर प्लेनर होती है, इस बात की भी कोई जानकारी हम लोगों को वर्नर थ्योरी ने नहीं दी थी। क्लियर है? वहीं पर अगर मैं बात करूं इन कंपाउंड्स के अंदर इनकी स्पेक्ट्रा और इनके कलर, इनमें क्या कलर शो होता है और इनके स्पेक्ट्रा की बात की थी, तो इस बारे में भी स्पेक्ट्रम और कलर के बारे में भी वर्नर थ्योरी ने हम लोगों को कोई जानकारी नहीं दी थी। तो इन जानकारी को हम लोग निकालना चाह रहे थे कहीं ना कहीं से, तो इसके बाद फर्दर थ्योरी आई और वो थ्योरी आई VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्लियर आप लोगों को? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। और भी थ्योरीज थी जो एक्सप्लेन कर रही थी, CFT है, LFT है, MOT है, लेकिन अभी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे ओनली VBT को, उसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बेटा। तब तक आप लोगों को वर्नर थ्योरी को और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना है, ताकि आगे वाली क्लासेस के अंदर आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहेगी चीजें।
क्लियर है? आप लोगों को ध्यान से पढ़ना, अच्छे ढंग से पढ़ना है। कोई भी प्रॉब्लम हो, कैसी भी प्रॉब्लम हो, आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट किया करो। कमेंट नहीं करते हो आप लोग, प्लीज आप लोगों से बोल रहा हूं कि आप लोग कमेंट कीजिए कि वीडियो में सर हमें यहाँ पर प्रॉब्लम आई है। क्लियर आप लोगों को? सो ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।